ये तस्वीरें हैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की, जहां एक बार फिर चहल पहल देखने को मिल रही है। झोला झक्कड़ के साथ यूपी बिहार से मजदूरों का जत्था पहुंचने लगा है। ये मजदूर लॉकडाउन के दौरान अपने घर चले गए थे, लेकिन इनका कहना है कि घर में काम नहीं मिला और जिंदगी गुजारने के लिए पैसों की जरूरत होती है। ऐसे में काम तो करना ही होगा। दरअसल सूरत के ज्यादातर कल कारखाने यूपी बिहार के मजदूरों के भरोसे चलते हैं, लेकिन इनके घर लौट जाने के बाद काम मंदा पड़ गया था। ऐसे में व्यापारियों ने खुद पहल की और उनके घर जाकर समझाया और फिर मजदूर वापस काम पर लौटने लगे। तबाही की ये तस्वीरें साल 2019 की हैं। मधुबनी जिले में कमला नदी में आई भीषण बाढ़ के बाद हजारों परिवार बेघर हो गए। सबसे ज्यादा तबाही झंझारपुर प्रखंड के नरुआर गांव में हुई थी। सैलाब में सब कुछ बह गया, लेकिन गांव की महिलाओं ने अपनी हिम्मत को संजोए रखा। सैलाब गुजरने के बाद बुलंद हौसले के साथ अपनी तकदीर बदलने का इरादा किया और एक समूह बनाकर कपड़े और जूट का बैग बनाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे इनकी कोशिशें रंग लाती गई। वर्तमान में इन महिलाओं ने घर आंगन जीविका हैंडीक्राफ्ट नाम से गांव के अंदर ही लघु उद्योग स्थापित कर दिया। कोरोना काल में ये महिलाएं मास्क बना रही हैं, जिसके लिए बड़े पैमाने पर ऑर्डर भी मिल रहे हैं। यहाँ पर काम करे और कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर जाके क्या कुछ नहीं मिलता है। बाहर में भी अभी हाल कोरोना का बात ही है, तो सब बाहर से यहीं आ गए हैं सब। तस्वीर देखकर धोखा मत खाइएगा, ये कोई ट्रेन नहीं है। ये मध्य प्रदेश में सतना जिले के जिगनहट सरकारी स्कूल है, जिसे जिला प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाया था। यहाँ क्वारंटीन में रह रहे मजदूरों ने स्कूल की शक्ल ही बदल कर रख दी और स्कूल को वंदे भारत एक्सप्रेस का रूप दे दिया। 12 श्रमिकों ने 14 दिन के प्रवास में ये कमाल कर दिखाया, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। जिले का एक और स्कूल है लोहरौरा प्राथमिक स्कूल। यहाँ भी क्वारंटीन के दौरान रह रहे मजदूरों ने स्कूल पर मेहनत की और रंग रोगन कर एजुकेशन एक्सप्रेस बना दिया। एक तरफ जहाँ क्वारंटीन के दौरान लोगों के लिए समय बिताना मुश्किल था, वहीं सतना के मजदूरों ने मिसाल पेश की है। पहले रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगे। जब बात नहीं बनी तो सड़क पर भूख हड़ताल शुरू हो गया। स्थानीय विधायक मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। ये धरना और विरोध है दरभंगा के कुशेश्वर स्थान इलाके में सड़क को लेकर। चुनाव नजदीक है, ऐसे में विरोध देखकर विधायक जी खुद पहुंच गए। लोग इज्जत देकर धरना स्थल तक पहुंचे, लेकिन फिर शुरू हो गई घेराबंदी। गांव वालों के सवालों का जवाब देते देते विधायक जी की फेफड़ी छूट गई। कभी पानी पीना पड़ा, कभी पसीना कम करने के लिए पंखा झेलना पड़ा, लेकिन गांव वाले तो जैसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन नेताजी तो नेता ठहरे, आश्वासन देकर किसी तरह जान छुड़ाकर निकल लिए। अब देखना है सड़क कब बनती है। यूं पुरखों की जमीन बेचकर न जाया करो, क्या पता कब शहर छोड़ना पड़ जाए, इसलिए गांव में भी एक घर बनाया करो। कोरोना काल में अनाम कवि की ये पंक्तियां खूब मशहूर हुई। ये कहानी भी जमीन बेचने वाले की ही है, लेकिन जमीन सरकार की है। नरकटियागंज में साठी नहर की जमीन का सौदा किया जा रहा है। इसके लिए जगह जगह जमीन बिक्री का बोर्ड लगा है। पकड़ी ढाला से लेकर हरदिया गांव तक नहर की जमीनें बेची जा रही हैं। हाल ये है कि अनुमंडल मुख्यालय से लेकर गांव तक नहर की जमीन पर दुकान और मकान बन गए हैं। हालांकि अब जाकर जल संसाधन विभाग की नींद टूटी है। देखना होगा इस पर कार्रवाई कब तक होती है। नरकटियागंज में तो सरकारी जमीन बेची जा रही है। इधर पलामू में आदिवासियों की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर है। जमीन का कागज दिखाते हैं ये चैनपुर के चेड़ाबार गांव के लोग।
आदिवासी चेरो समाज के इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। दबंग भूमाफिया खेतों में लगे फसल को बर्बाद कर देते हैं। विरोध करने पर मारपीट भी की जाती है। दरअसल कोयल नदी पर पुल बनने के बाद यहाँ की जमीन महंगी हो गई है। ऐसे में भूमाफिया इनकी जमीनों को हड़पना चाहते हैं। सीधे साधे इन आदिवासियों ने सीएम से लेकर राज्यपाल तक गुहार लगाई है। यह लोग यहाँ के आदिवासी जो लोग हैं सीधा साधा हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं। यहाँ के लोगों को खेती और मजदूरी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। नई सड़क और बीच में नाली, ऐसा अनोखा प्रयोग शायद आपने पहली बार देखा होगा। इंजीनियरिंग का ये अनोखा नमूना दिखाया है यूपी के फिरोजाबाद जिला पंचायत ने। दरअसल धात्री पंचायत के नंदपुर में सड़क का निर्माण हुआ, लेकिन सड़क के दोनों साइड रहने वालों ने अपनी तरफ नाली निकालने से मना कर दिया। जिला पंचायत ने विवाद सुलझाने का जो तरीका निकाला वो सामने है। अब सड़क बीच बनी नाली चर्चा का विषय बनी हुई है। और तो और जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ये दलील भी देते हैं कि विवाद को समाप्त करने के मकसद से ऐसा किया गया है। जब गांव में कोई विवादास्पद बनती है तो वहाँ बीच का ही रास्ता निकालना मजबूरी बन जाती है कभी कभी, और बीच में काम भी कुछ दिन बंद रहा था इस विवाद पे। आपको लिए चलते हैं पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा प्रखंड। मिट्टी की दीवारों पर फूस की झोपड़ी। ये कोई आम झोपड़ी नहीं है, ये है कुमार डूबी पंचायत का कार्यालय। चौंक गए ना? जी हाँ, पंचायत भवन 5 साल से बन रहा है और बन ही रहा है। ऐसे में पंचायत की मुखिया अपनी झोपड़ी से ही पंचायत कार्यालय चलाती हैं। कुमार डूबी पंचायत में कुल 12 वार्ड हैं। अगर किसी भी वार्ड के ग्रामीणों की कोई भी समस्या हो, मुखिया की झोपड़ी में उन्हें जाना पड़ता है। ताज्जुब तो ये कि मुखिया का अपना घर भी पक्के का नहीं बना, वो झोपड़ी में ही रह रही हैं। जो भी काम होता है यहाँ पर होता है, पंचायत में नहीं होता है। तो सारा आदमी तो यहाँ पर आएगा ना, पंचायत तो ठीक नहीं है। खगड़िया पुलिस आपकी सेवा में, ये स्लोगन जिले में हर जगह देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक थानेदार पर लगे आरोप ने इस सेवा भाव पर धब्बा लगा दिया है। मामला चित्रगुप्त नगर थाने का है, जहां के थानाध्यक्ष और टाइगर मोबाइल पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक युवक ने बताया कि वो 14,60,000 रुपए लेकर बैंक में जमा करने जा रहा था, तभी पुलिस की टीम पकड़कर थाने ले आई और पैसे गायब कर शराब रखने के आरोप में जेल भेज दिया। पूरा मामला तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आरोप गंभीर हैं, सो एसपी ने भी मामले को गंभीर मान लिया है। में भी जानकारी मिली, इसकी प्रॉपर जांच होगी। जो आरोप है वो बेहद ही गंभीर है और बिल्कुल पुलिस विभाग के कार्यों के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह है। स्कूल की छत पर टेंट लगाकर अस्थायी आशियाना बनाते इन आदिवासियों को देखिए। ये कोई प्रवासी मजदूर नहीं जो क्वारंटीन का उपाय कर रहे। ये तो घाटशिला के गुड़ाबांधा के पावड़डीह गांव के निवासी हैं। दरअसल चारों ओर से पहाड़ी, नाला और झाड़ियों के बीच ये छोटा सा गांव बसा है, जहां जंगलों से भटककर हाथी और दूसरे जानवर आते रहते हैं। बीते दिनों हाथियों के झुंड ने 6 घरों को तोड़ दिया। 15 हाथियों का झुंड अभी भी इलाके में घूम रहा है। ऐसे में गांव के लोग दहशत में हैं और बचने के लिए स्कूल की छत पर शरण ले रहे हैं। हालांकि डर यहाँ भी है, लेकिन इससे बचने के लिए मशाल जलाते हैं और ढोल और नगाड़े बजाते हैं। पहले से ही मूलभूत संसाधनों की कमी झेल रहे ग्रामीणों के लिए ये बड़ी मुसीबत है। हाथी आता है, रात को आता है और ऐसे घर भी तोड़ देता है आके। हम लोग कहाँ रहेंगे? इसी चलते हम लोग स्कूल का ऊपर में है। बस 1 मिनट और हो गया खेल। ये चोरी है या शरारत, इसका पता नहीं चला है, लेकिन महज 1 मिनट में कैसे आपकी स्कूटी गायब हो सकती है, इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। तस्वीरें राजस्थान के 12 की है। सीसीटीवी का ये फुटेज देखिए। ये कोई शातिर चोर नहीं, बल्कि स्कूली बच्चा है। कंधे पर स्कूल बैग भी है। दोनों बच्चे दूर तक स्कूटी को धकेलते हैं और फिर रुककर स्कूटी को हिलाते डुलाते भी हैं। जब स्कूटी स्टार्ट नहीं होती तो बड़ा बच्चा स्कूटी को धकेलता है।
और छोटा हैंडल संभालता है। स्कूटी तो पुलिस ने जब्त कर लिया, लेकिन दोनों बच्चों को अभी नहीं खोजा जा सका। पूछताछ के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि ये चोरी थी या शरारत। लेकिन इतना तो तय है कि जब आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं तो फिर ध्यान भी रखना होगा, नहीं तो फिर हाथ मलते रह जाएंगे। गेम के लिए कोई कितना खर्च कर सकता है, 1000 या 2000 या फिर 5000, लेकिन ऑनलाइन गेम फ्री फायर और पबजी लोगों को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। आजमगढ़ में ऑनलाइन गेम का नशा एक छात्र पर ऐसा चढ़ा कि उसने अपने पिता के अकाउंट से 8 लाख रुपए उड़ा दिए। उसका मकसद सिर्फ गेम खेलना नहीं था, बल्कि गेम की दुनिया का बादशाह बनना था। लेकिन ऐसे गेम में काफी मेहनत करनी पड़ती है और सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल है। फिर हार से मायूस छात्रों को हैकर अपनी जाल में फंसाते हैं और उनके परिवार की कमाई को पल भर में अपने कब्जे में ले लेते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने 8 लाख रुपए का पैसा जो है गेमिंग साइट में ले जा करके खर्चा किया और डेबिट कार्ड इस बच्चे का, इसके पिताजी का डेबिट कार्ड यूज़ किया था इसमें। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाखों चीनी उतरते हैं और फिर बोध गया मंदिर दर्शन के पहले होटलों में भी ठहरते हैं। लेकिन अब चीनी नागरिकों के लिए गया में ठहरना आसान नहीं होगा। दरअसल गलवान में चीनी सैनिकों के कायराना हरकत से लोगों में नाराजगी है। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। लोग मोबाइल से चीनी ऐप अनइंस्टॉल कर रहे हैं और इसी को देखते हुए होटल एसोसिएशन ने चीनी नागरिकों के लिए नो एंट्री का फैसला लिया है। गया में 100 से ज्यादा होटलों और लॉज में चीनी नागरिकों को कमरे नहीं दिए जाएंगे। फिलहाल तो कोरोना बंदी के कारण लोगों का आना जाना बंद है, लेकिन आगे भी ऐसा जारी रहता है तो चीनी पर्यटकों की परेशानी जरूर बढ़ जाएगी। कि इनका विरोध होना चाहिए और चीनी जो पर्यटक यहाँ आएंगे उनको यहाँ अपने यहाँ सुविधा नहीं देंगे। ये हमारे देश के लिए ये जो है मतलब दुश्मन। कारवां की शक्ल में खड़े ये ट्रक, सुरक्षा में लगे जवान, तस्वीरें दरबार मूव की हैं। जी हां, शरतकालीन राजधानी जम्मू में शुक्रवार को दरबार मूव से संबंधित सचिवालय के सभी कार्यालय बंद कर दिए गए। सचिवालय से बाहर दरबार मूव के अन्य कार्यालय शनिवार 27 जून को बंद हो गए। अब ये सभी कार्यालय 6 जुलाई को ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर से संचालित होंगे। दरबार मूव के बाद जम्मू सचिवालय में 1 जुलाई से फिर से काम शुरू होगा, क्योंकि 18 विभागों के मुख्यालय जम्मू में ही रहेंगे। दरबार मूव के तहत 19 विभागों के मुख्यालय श्रीनगर से चलेंगे। कोरोना संक्रमण से पैदा हालात के चलते दरबार मूव सांकेतिक तौर पर 4 मई को श्रीनगर स्थानांतरित हो गया था, लेकिन न तो सभी कार्यालय खुले और न दरबार मूव के सभी कर्मचारी वहां पहुंचे। उपराज्यपाल समेत सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जम्मू में ही अपने कार्यालय के साथ टिके रहे। जयपुर के रहने वाले शंकर सिंह नाथावत दुनिया को अलविदा कह गए। पूरे जीवन नाथावत ने शौर्य, साहस और मानवता की अनूठी मिसाल पेश की। सेना के जाबाज अधिकारी रहे शंकर सिंह नाथावत ने दुश्मनों को हर मोर्चे पर धूल चटाई थी। 1946 में भारतीय सेना के लोकेटिंग रेजिमेंट में भर्ती हुए और फिर इस वीर सपूत ने पाकिस्तान हो या चीन, हर युद्ध में अपने शौर्य और अदम्य साहस का परिचय दिया। राष्ट्रपति पुरस्कार से लेकर दर्जनों सम्मान से सम्मानित हुए। शंकर सिंह ऐसे सैनिक थे जो आवाज सुनकर निशाना लगाते थे। 2007 में उन्होंने देहदान का फैसला किया और जब 90 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा तो जरूरतमंदों को नया जीवन दे गए। हारमोनियम पर उंगलियों से जादू बिखेरते ये हैं मोइतेन, जो जन्म से ही अंधे हैं। लॉकडाउन के दौरान जब लोग परेशान थे, मोइतेन के लिए खुशी लेकर आई। दरअसल मोइतेन स्ट्रीट सिंगर हैं और इसी हारमोनियम को लेकर कोझिकोड की गलियों में गाते और बजाते हैं। लेकिन कुछ महीने पहले बीमारी की वजह से उन्हें यह हारमोनियम बेचना पड़ा।
लेकिन लॉकडाउन के दौरान उनके पड़ोसियों ने ये हारमोनियम वापस ला कर दिया। माइतेन इसे अपने जीवन का हिस्सा बताते हैं। हालांकि माइतेन जैसे लोगों के लिए कमाई का जरिया अभी नहीं है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है मेडिकल इक्विपमेंट्स की, उसमें भी सबसे ज्यादा वेंटिलेटर की, जो कि सरकार को लाखों में खरीदने पड़ते हैं। लेकिन ये वेंटिलेटर बना है महज 1100 रुपए में। विश्वास नहीं होता ना, लेकिन ये सच है। उदयपुर के एक टीचर दुर्गा शंकर ने अपने परिवार के साथ मिलकर एक खास वेंटिलेटर तैयार किया, जिसका नाम है जीवनोदक। दरअसल जब केंद्र सरकार ने लोगों को अनूठे प्रयोग करने को कहा, उसमें इस जुगाड़ वेंटिलेटर ने टॉप 60 में अपनी जगह बनाई थी। इसे बनाने में किसी तरह का महंगा सामान काम में नहीं लिया गया। मोटर, क्लच गियर, टीवी स्टैंड, थर्मोकोल और लकड़ी के गत्ते से ये खास आविष्कार किया गया। सौर ऊर्जा से चलने वाले इस बिस्तर को देखिए। ये बेड कोविड-19 से लड़ाई में कारगर है। इसे विशेष रूप से ऑप्टिकल फाइबर से बनाया गया है। बिस्तर को इस तरह से बनाया गया है कि ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। अब कोरोनरी हृदय रोग के रोगी लंबे समय तक घर के अंदर रह सकते हैं। सबसे बड़ी खूबी यह है कि बिस्तर बिजली, सौर और बैटरी दोनों द्वारा संचालित किया जा सकता है। भुवनेश्वर के श्यामपुर के युवा मैकेनिक संतोष कुमार स्वयं के इस इनोवेशन को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। यह ओडिशा का पहला बायोफ्यूल उत्पादन केंद्र है, जिसकी शुरुआत ढेंकनाल नगर पालिका में हुई है। यहाँ उच्च गुणवत्ता वाली खाद कचरे से बनाई जाती है, जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घरों से इकट्ठी की जाती है। खाद का उपयोग बिना किसी दुष्प्रभाव के खेत में और बागवानी में किया जा सकता है। इस प्रस्ताव के लिए नगरपालिका क्षेत्रों में प्रत्येक घर से अलग से गीला कचरा इकट्ठा किया जाता है। सभी कचरे को प्रसंस्करण इकाई में चरणबद्ध तरीके से उर्वरक में परिवर्तित किया जा रहा है। इसके लिए संगठन के लोग घर घर जाकर लोगों से अपील करते हैं कि कचरे को बाहर न फेंकें, नगरपालिका के कूड़ेदान में ही डालें। अनलॉक 1 के दौरान मिली छूट का असर दिख रहा है। लोग एहतियात के साथ कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। पलामू में भी कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें पेंटिंग, हस्तकला प्रदर्शनी और कलाकृतियां लगाई गई हैं। सबसे बड़ी बात ये कि ये सब के सब पलामू के कलाकारों ने बनाए हैं। पेंटिंग्स में खासकर लॉकडाउन के दौरान की तस्वीरों को दर्शाया गया है। कहीं भारत माता को जंजीरों से लॉकडाउन का दृश्य बनाया गया है, तो कई पेंटिंग में प्रवासी श्रमिकों की मजबूरी को दर्शाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन खुद डीसी शांतनु अग्रहरी ने किया और कलाकारों का हौसला भी बढ़ाया। लॉकडाउन के दौरान समारोह पर रोक की वजह से शादियां रुक गई, लेकिन अनलॉक 1 में मिली छूट के बाद खूब शादियां हो रही हैं। हालांकि कोरोना काल में उत्साह का तरीका बदल गया है। सिवान के मैरवा में भी एक शादी दिन में ही संपन्न हो गई, जिसमें कोरोना से बचाव को लेकर एहतियात बरता गया। बारातियों और आने वालों की स्क्रीनिंग की गई। शादी कराने वाले पंडित से लेकर दूल्हा दुल्हन तक मास्क में नजर आए। शादी में करीबी रिश्तेदारों को ही बुलाया गया था। इस दौरान न डीजे और बैंड बाजा दिखा और न ही जयमाल के दौरान हो हंगामा।
कोरोना काल में आपने कई कोरोना योद्धाओं को देखा होगा, लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसी रॉबिन हुड आर्मी से जो अमीरों से मांगकर गरीबों तक खाना पहुंचाते हैं। ये रॉबिन हुड आर्मी लॉकडाउन पीरियड में करीब 4 लाख लोगों तक फ्री में खाना पहुंचा चुकी है। दिल्ली में रहने वाले नील घोष, जो कि एक खाना सप्लाई करने वाली कंपनी में काम करते थे, उन्होंने कई बार ये नोटिस किया कि लोग खाना पूरा नहीं खाते और सड़क पर या फिर कूड़ेदान में से फेंक दिया जाता है। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना बचा हुआ खाना भूखों तक पहुंचाया जाए। तस्वीरें तिरुवनंतपुरम की हैं, जहां लॉकडाउन में छूट मिलते ही राशन दुकानों के बाहर हाथियों की कतार लग गई। जी, दरअसल केरल की सरकार ने घरेलू हाथियों के लिए भी राशन की व्यवस्था की है। आमतौर पर मंदिर में पूजा और त्योहारों के पहले हाथियों को बढ़िया दाना दिया जाता है, लेकिन अब राज्य के 512 हाथियों को सरकार राशन देगी। सरकार ने कुपोषण से बचाने के लिए अनाज देने की योजना भी शुरू की है, जिसके तहत हाथियों को भी इसका लाभ दिया जा रहा है। हाथियों को गेहूं की बोरियां दी गई हैं, साथ ही पैकेट दिया गया जिसमें चावल, रागी, गुड़ भी शामिल है। एक हाथी के लिए 16,000 रुपए का भोजन उपलब्ध कराया गया। हाथी के मालिक सरकार के फैसले से काफी खुश हैं। स्कूटी लेकर गलियों में घूमता ये शख्स किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, ये हैं केबीसी में करोड़पति बने सुशील कुमार। सुशील आजकल एक नेक काम की वजह से चर्चा में है। इन्होंने गोरैया संरक्षण के लिए चंपारण में अभियान चलाया है। हर दिन स्कूटी में कांटी, हथौड़ी और गोरैया का घोंसला लेकर निकल जाते हैं। 1 साल से जारी सेव द पैरो अभियान के तहत कई घरों में घोंसले लगाए गए हैं। सुशील की इस पहल से विलुप्त होने के कगार पर पहुंची पक्षी गोरैया की संख्या में इजाफा हुआ है। इससे पहले सुशील ने चंपा से चंपारण अभियान चलाया था, जिसके तहत जिले में लाखों चंपा के पौधे लगाए गए थे। मार्च 2019 से शुरू किया। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। उस दिन हम लोगों ने कुछ जगहों पे गौरैया का घोंसला लगाया और फिर शुरू किया। भीड़ का एक हिस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो, उसके बाद अलग। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर मोकामा घाट सीआरपीएफ कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया। नाना पाटेकर के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देशभक्ति गीतों से कलाकारों ने लोगों में जोश भर दिया। इस दौरान सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। ग्रुप सेंटर के बाद नाना औंटा ग्राम पंचायत घूमने निकले, जहां लोगों से खादी के वस्त्रों को पहनने की अपील की। बाद में एक किसान के खेत में हल चलाकर किसानों की भी हौसला अफजाई की। नाना इस दौरान सेल्फी लेते भी दिखे।